आपका हमारे YouTube चैनल RK क्लासेज कैंचिया में स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, काल निर्धारण और इसके अतीत के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम अध्ययन करेंगे इसके विस्तार के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसके जो उत्तर में स्थान है वो है मांडा। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और चेनाब नदी के किनारे स्थित है। और पूर्व में जो स्थल पाया गया है वह आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और ये जो स्थल है वो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण में देश है, ये अपने लिखेंगे देमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। देमाबाद प्रवरा नदी के किनारे स्थित था। प्रवरा नदी है, ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी। इसके बाद में सबसे पश्चिम में जो स्थल है वो है सूतकांगेंडोर। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान पाक में है। और ये स्थल दाशक नदी के किनारे स्थित है। दाशक नदी। इसका जो विस्तार है वो पश्चिम से पूर्व तक 1600 किलोमीटर तक है और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल बारह लाख 99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। और वर्तमान में इसका जो क्षेत्रफल है वो है लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर। 20 लाख वर्ग किलोमीटर। अब जो स्थल पाए गए हैं या इसका जो विस्तार है वो 3 देशों में है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, जिसको हम मैप के अंदर अध्ययन करेंगे। अफगानिस्तान,
पाकिस्तान और भारत। अफ़गानिस्तान में 2 स्थल हमें प्राप्त होते हैं, सोर्तुगोई और दूसरा है मुंडीगाक। ये 2 स्थल बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके बाद में पाकिस्तान में जो मुख्य स्थल है वो है सबसे पहले हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोट दीजी, सूतकांगेन-डोर और इसके पास में ही एक है सूत का खो है या को है भी कह सकते हैं, सूत का खो है या सूत का को है। तो ये जो मुख्य स्थल है ये पाकिस्तान में, वर्तमान में जो पाकिस्तान है वहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में भारत में जो स्थल है उसमें सबसे ज़्यादा है वो गुजरात से हमें प्राप्त होते हैं। अब इसका जो हम नक्शे के अंदर देखेंगे, देखो भारत में सबसे जो उत्तर में स्थल हमने पढ़ा है वो है मांडा, जम्मू कश्मीर में, और सबसे दक्षिण में महाराष्ट्र में देमाबाद, और पूर्व के अंदर आलमगीरपुर यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद में हरियाणा में या पंजाब में देख लेते हैं। पंजाब में जो स्थल है वह है रोपड़, संघोल, बाड़ा आदि, ये पंजाब में स्थल है। अब है हरियाणा। हरियाणा में राखीगढ़ी, मीताथल, और बनवाली, ये हरियाणा के अंदर। कुणाल भी है एक स्थल, कुणाल, ये हरियाणा में मुख्य स्थल है। और राजस्थान में जो स्थल है वो है, आप सभी परिचित हो इससे, कालीबंगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा। अब है गुजरात में। गुजरात में जो स्थल है वो है लोथल, धोलावीरा, सूरकोटड़ा, लोथल, धोलावीरा, सूरकोटड़ा, रोजदी, रंगपुर, देसलपुर, भोगीतराव और मालवण। ये जो मुख्य स्थल है ये हमें गुजरात से प्राप्त होते हैं। तो ये थे भारत के अंदर
मुख्य स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है वो हमें प्राप्त होते हैं। एक बार इसको फिर से देख लो। जम्मू कश्मीर में मांडा, पंजाब में रोपड़, संगोल और बाड़ा, हरियाणा में राखीगढ़ी, मीताथल और बनवाली और कुणाल, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर जो सबसे पूर्व में स्थित स्थल है, हिडन नदी के किनारे स्थित है ये, और सबसे जो दक्षिण में है महाराष्ट्र में ये है देमाबाद, राजस्थान में हनुमानगढ़ ज़िले में कालीबंगा, और गुजरात में लोथल, धोलावीरा, सूरकोटड़ा, रोजदी, रंगपुर, देसलपुर, भोगीतराव और मालवन। ये भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल थे, और इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार स्थल है। अब हम इसकी जो लिपि है इसके बारे में देखेंगे। वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि, यहाँ की जो लिपि थी वो थी भावचित्रात्मक। भावचित्रात्मक लिपि, भावचित्रात्मक जो लिपि है यानी इसमें अक्षरों के रूप में चित्र का प्रयोग किया गया था। इसको हम देखो क्या थी भावचित्रात्मक लिपि। इस प्रकार लिखी जाती थी, यानी दाएं से इसकी जो फर्स्ट लाइन है इसकी शुरुआत दाएं से, और फिर इसकी देखो यहाँ से सेकंड लाइन है, यहाँ से घूम जाती है। ये सेकंड लाइन है वो है बाएं से, यानी फर्स्ट लाइन दाएं से, सेकंड लाइन बाएं से। इसके अंदर जो मूल चिन्ह है उनकी संख्या है 64। मूल चिन्ह कितने हैं? 64 है। और इसमें जो चित्राक्षर पाए जाते हैं, चित्राक्षर, इनकी संख्या है 250 से 400 तक। 250 से 400 तक। अब इस लिपि को पढ़ा गया कि नहीं पढ़ा गया, तो सबसे पहले सर्वप्रथम जो प्रयास किया इसको पढ़ने का वो वेडेन महोदय के द्वारा प्रयास किया गया। वेडेन महोदय ने प्रयास किया। तो क्या वेडेन महोदय ने इसको पढ़ लिया था? नहीं, वो इसको पढ़ने में असफल रहा। वेडेन महोदय है वो इसको पढ़ने में असफल रहे। अब इस लिपि के अन्य नाम क्या है? अन्य नाम, इसको हम सर्पिलाकार लिपि भी कहते हैं,
और गौमूत्री लिपि भी कहा जाता है इसे। इसका जो अन्य नाम है वो गौमूत्री लिपि या ब्रेस्ट फेदन लिपि भी इसे कहते हैं। तो ये थी लिपि सिंधु घाटी सभ्यता में भाव चित्रात्मक। इसके अन्य नाम सर्पिलाकार लिपि, गौमूत्री, ब्रेस्ट फेदन लिपि, और इसकी जो प्रथम लाइन है वो दाएं से और सेकंड लाइन है ये बाएं से शुरू होती है। इसमें जो मूल चिन्ह है ये है 64। चित्राक्षरों की जो संख्या है वो 250 से 400 तक है। सर्वप्रथम इसको जो पढ़ने का प्रयास किया गया वो वेडेन महोदय के द्वारा किया गया और वो पढ़ने में असफल रहे। अब हम देखेंगे इसकी राजधानियां। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल की जो राजधानियां थी वो कौन, तो 3 राजधानियां थी इसकी। हड़प्पा, सेकंड मोहनजोदड़ो और थर्ड इसकी राजधानी थी कालीबंगा। ये 3 राजधानियां थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच में 640 किलोमीटर का अंतर था, यानी इनके बीच की जो दूरी थी वो 640 किलोमीटर दूरी होने के कारण यानी इनके बीच की दूरी 640 किलोमीटर होने के कारण इतिहासकार पिगट महोदय ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी कहा। जुड़वां राजधानी कहा, यानी इनके बीच में 640 किलोमीटर की दूरी थी। तो इतिहासकार पिगट महोदय ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी कहा। यह भी कई बार एग्जाम से में पूछा गया है कि किसने सिंधु घाटी सभ्यता को जुड़वां राजधानी कहा। अब हम देखेंगे इसका जो सर्वप्रथम हमें स्थल प्राप्त होता है हड़प्पा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सबसे पहले देखेंगे हड़प्पा की खोज। (1921) में दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई। दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में
मोंटगोमरी ज़िले के अंदर स्थित है ये। और मोंटगोमरी ज़िले को जो वर्तमान में साहिवाल के नाम से भी जाना जाता है, साहिवाल इसका नाम है, वो वर्तमान में साहिवाल हो जाता है। अब है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी, और रावी नदी के भी ये बाएं किनारे पर स्थित है, रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। अब इसका जो नगर है उसका विभाजन हम देखेंगे। नगर का जो विभाजन है वो कितने भागों में किया गया था? नगर का विभाजन 2 भागों में किया गया। कितने भागों में किया गया? नगर का विभाजन 2 भागों में किया गया। दो भाग देखो कौन कौन से हैं। पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग को दुर्ग कहा जाता था, पश्चिमी भाग को दुर्ग कहा जाता था, और पूर्वी भाग को नगर। ये जो स्थल था ये ऊंचाई पर स्थित था, और पूर्वी भाग है उसकी रक्षा के लिए यहाँ दुर्ग का निर्माण किया गया था। और मार्टिमर व्हीलर ने इसे माउंट एबी की संज्ञा दी। यानी जो पश्चिमी भाग या पश्चिमी टीला है इसको मार्टिमर व्हीलर द्वारा क्या नाम दिया गया? माउंट एबी का नाम दिया गया। और पूर्वी भाग में जन सामान्य यानी सामान्य लोग रहते थे, यहाँ पर सामान्य लोग निवास यहाँ करते थे। हड़प्पा का जो नगर है वो 2 भागों में था, पश्चिमी भाग या पश्चिमी टीला, पूर्वी भाग या पूर्वी टीला। ये यहाँ पर दुर्ग स्थित था, और इसी दुर्ग को मार्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी। यहाँ पर नगर था यानी आबादी थी, निवास स्थल था, सामान्य लोग यहाँ अपना जीवन यापन करते थे। इसके बाद में थोड़ा और विस्तार से हम इसको देखते हैं। ये थी रावी नदी, और यहाँ पर इस प्रकार नाव के भी संकेत मिले हैं। या तो नाव के संकेत लोथल में मिले हैं या फिर हड़प्पा में। तो रावी नदी के कौन से किनारे पर बताया आपको? बाएं किनारे पर। बाएं किनारे पर हड़प्पा नामक स्थल स्थित था।
जिसमें ये हो गया पश्चिमी टिल्ला और ये पूर्वी टिल्ला या नगर। पश्चिमी टिल्ले में यहाँ पर जो लोग रहते थे वो सेना, राजा, प्रशासनिक लोग, प्रशासनिक अधिकारी वर्ग वो यहाँ पर निवास करता था। और यहीं पर हमें अन्नागार स्थल प्राप्त होता है, यानी 6-6 की पंक्तियों में 6-6 की पंक्तियों में हमें क्या प्राप्त होता है? अन्नागार प्राप्त होता है। और इन दोनों पंक्तियों के बीच में जो दूरी थी वो 23 किलोमीटर की दूरी है, यानी 6-6 किलोमीटर के बीच में जो दूरी थी वो 23 किलोमीटर की दूरी थी। और ये जो अन्नागार है इसमें गेहूं या जौ के भंडार थे। इनके जो दरवाजे हैं वो इस रावी नदी की तरफ खुलते थे। अब रावी नदी की तरफ क्यों खुलते थे? क्योंकि यहाँ से अनाज या जौ खाद्यान्न को निकाल करके और नाव के द्वारा ही दूसरे स्थल तक पहुँचाया जाता था। इसलिए इसके जो दरवाजे बनाए गए हैं वो उत्तर दिशा में रावी नदी के किनारे पर बनाए गए। अब यहाँ पर गेहूं के जो साक्ष्य मिले हैं, जौ के जो साक्ष्य मिले हैं, वो यहाँ पर चबूतरे बने हुए थे इसके आगे इस प्रकार, पक्की ईंटों के चबूतरे। और इनकी जो संख्या बताई गई है वो है 18 पक्की ईंटों के चबूतरे हमें प्राप्त होते हैं। और इन चबूतरों में हमें गेहूं है, जौ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर महिलाएं इन चबूतरों पर बैठती थी और यहाँ का जो अनाज था उसको औंखली के भी संकेत मिले हैं। औंखली द्वारा इसको अनाज को साफ करती थी। तो 18 चबूतरे हमें पक्की ईंटों के यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके बाद में यहाँ ये नगर था। यहाँ जो नगर स्थित था ये मुख्य सड़क थी नगर की मुख्य सड़क, और ये चौराहा था। अब यहाँ की जो आबादी थी वो इस प्रकार थी। यहाँ पर ये जो आबादी थी, इनके जो मकान थे, घर थे, इनके दरवाजे, यहाँ एक साधारण मार्ग था, साधारण मार्ग, सामान्य मार्ग, इस मार्ग पर खुलते थे। इस प्रकार इनके जो दरवाजे हैं वो एक साधारण घरों के दरवाजे साधारण मार्ग पर खुलते थे। मुख्य सड़क पर हड़प्पा के किसी भी स्थल या किसी भी घर का जो दरवाज़ा है वो नहीं खुलता था। और
पूरी ये जो सभ्यता है इसमें लोथल एकमात्र ऐसी सभ्यता है, लोथल एकमात्र सभ्यता है, स्थल है जहां घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते हैं। मुख्य घरों के जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर खुलते हैं। इसके बाद में इस नगर में यहाँ पर हमें कब्रिस्तान प्राप्त होते हैं, जिसे R37 कब्रिस्तान कहा गया है। R37 कब्रिस्तान और H कब्रिस्तान की भी प्राप्ति यहाँ से होती है। H कब्रिस्तान की प्राप्ति हमें हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त होती है। और इसी के साथ ही हमें यहाँ से लेख युक्त यानी सर्वाधिक जो मोहरें प्राप्त हुई है, सर्वाधिक मोहरें हमें जो प्राप्त होती है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, लेकिन सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें, सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें हमें हड़प्पा से प्राप्त होती है। सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें हमें हड़प्पा से प्राप्त होती है। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता स्थल, यानी ये रावी नदी बहती थी और इसके बाएं किनारे पर ये स्थल स्थित था। और ये जो इसका पश्चिमी भाग था, या जिसको हम पश्चिमी टीला कह सकते हैं, और वो नगरीय टीला या नगरीय भाग था जिसको पूर्वी टीला कहते थे। तो यहाँ पर सेना, राजा, प्रशासनिक अधिकारी निवास करते थे। और यहाँ एक 6 पंक्तियों में कुल 12 अन्नागार हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। और इनके जो दरवाजे रखे गए हैं वो रावी नदी के तरफ रखे गए हैं, उत्तर में। और यहाँ पर हमें इस प्रकार पक्की ईंटों के बने 18 चबूतरे प्राप्त होते हैं, जिनके अंदर महिलाएं बैठ करके ओंखली के द्वारा गेहूं या अनाज को साफ करती थी। इसी प्रकार हमें यहाँ से गेहूं और जौ के जो साक्ष्य है वो हमें हड़प्पा सभ्यता से या हड़प्पा स्थल से हमें प्राप्त होते हैं। और यहाँ का जो नगर था वो समकोण, यहाँ की जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी। और घरों के जो दरवाजे थे वो साधारण मार्ग पर खुलते थे, साधारण मार्ग पर खुलते थे, यानी मुख्य मार्ग पर इनके दरवाजे नहीं खुलते थे। और एकमात्र लोथल ऐसा स्थल है जिसमें जो घरों के जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर खुलते हैं। और यहाँ पर सर्वाधिक लेख युक्त, ये आपको याद रखना है, सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें हैं वो हमें हड़प्पा स्थल से प्राप्त होती है। इसके बाद में दूसरा जो स्थल है हम पढ़ेंगे वो है मोहनजोदड़ो। इसके आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। मोहनजोदड़ो
ये जो स्थल है इसकी खोज सबसे पहले देखेंगे, इसकी खोज किसके द्वारा की गई? 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा। यानी इसकी खोज है वो 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा की गई। ये स्थल कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के यानी सिंध राज्य में लरकाना जिले में स्थित है। लरकाना जिले में ये स्थल पाया जाता है। कौन सी नदी के किनारे है ये नदी? तो ये स्थल सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। ये जो मोहनजोदड़ो है इसका सिंधी भाषा में जो अर्थ है सिंधी भाषा में इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला। और इसको सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। सिंध का नखलिस्तान। सिंध का इसे क्या कहा जाता है? सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ के जो निवासी थे ये भूमध्य भूमध्य सागरीय यानी खुदाई में जो इनके हमें सर्वाधिक कंकाल प्राप्त होते हैं वो भूमध्य सागर से प्राप्त होते हैं। इसलिए इनको इनके जो मोहनजोदड़ो के जो निवासी है वो भूमध्य सागरीय है। और ये द्रविड़ जाति के यहाँ के जो लोग थे वो द्रविड़ जाति के लोग थे। यानी दक्षिण भारत में दक्षिण में इनका निवास स्थल है वो बताया गया है। और मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया गया है वो क्षैतिज उत्खनन इसकी जो खुदाई की गई है यानी दो प्रकार से खुदाई होती है, एक तो क्षैतिज और एक लंबवत। तो यहाँ की जो मोहनजोदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जिसमें खुदाई है वो क्षैतिज की गई है, बाकी जो स्थल है उनकी खुदाई है वो लंबवत की गई है। तो हम ये भी जानेंगे भी इसकी क्षैतिज खुदाई क्या है, लंबवत क्यों नहीं की गई। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी खुदाई है वो दो प्रकार से होती है उत्खनन, एक तो क्षैतिज खनन और दूसरा है लंबवत।
लंबवत खनन। क्षैतिज खनन केवल मोहनजोदड़ो का ही किया गया है, ये आपको याद रखना है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जिसका खनन क्षैतिज रूप से किया गया है, तो वो है मोहनजोदड़ो। अब इनमें अंतर क्या है देखो, क्षैतिज खनन के अंदर जो स्थल की खुदाई है वो पूरे स्थल की, जैसे ये स्थल हमें प्राप्त हो गया तो इस पूरे स्थल की खुदाई होती है, और लंबवत में इस स्थल का कोई विशेष भाग, जैसे इतने स्थल की खुदाई हो गई, और यहाँ जब हम लंबवत खुदाई करते हैं तो हमें इस स्थल की, इसका पतन कैसे हुआ, इसका उत्थान कैसे हुआ, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और जब हम क्षैतिज खनन करते हैं तो इस पूरे स्थल की खुदाई की जाती है और हमें यहाँ की जो मुख्य संस्कृति है उसके बारे में विशेष तौर से ज़्यादा हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो कहा गया है कि पहले हमें लंबवत खुदाई करनी चाहिए और उसके बाद में क्षैतिज खुदाई है वो हमें करनी चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, लेकिन सबसे पहले हम लंबवत खुदाई करेंगे और उसके बाद में क्षैतिज। तो ये था क्षैतिज और लंबवत खनन। अब है यहाँ से हमें कौन कौन सी सामग्री प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सामग्री विशाल अन्नागार हमें यहाँ से प्राप्त होता है। विशाल अन्नागार जो सबसे बड़ी इमारत बताई गई है, सबसे बड़ी इमारत है विशाल अन्नागार। इसके बाद में है विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार। अब ये इसको हम चित्र से देखेंगे। देखो ये इस प्रकार बना हुआ था। ये इसकी जो लंबाई है वो 39 फीट और ये 23 फीट और इसकी जो ऊंचाई है यानी मोटाई है वो 8 फीट थी। ऊंचाई है वो कितनी है, ये तो इसकी लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई और ऊंचाई है वो हमें प्राप्त होती है 8 फीट। स्नानागार। अब इसके उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में इस प्रकार सीढ़ियां बनी हुई थी। इस प्रकार उत्तर और दक्षिण दिशा में हमें सीढ़ियां प्राप्त होती है और यहाँ पर कुएं के संकेत हमें प्राप्त होते हैं। जिससे कहा जाता है कि इन कुओं के माध्यम से इस स्नानागार में पानी की सप्लाई होती थी और
यहाँ पर इसका जो फर्श है और ये दीवार, फर्श और दीवार ये पक्की ईंटों के बने हुए थे। फर्श और दीवार पक्की ईंटों के, और इनकी जो जड़ाई है वो जिप्सम से की गई है। जिप्सम के द्वारा ईंटों की जड़ाई की गई है। और इसकी जो बाहरी, ये जो इसका जो बाहरी प्लास्टर किया गया है वो बिटुमन का 1 इंच मोटा प्लास्टर किया गया है। तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार है, जिसकी तुलना विशाल स्नानागार इसकी तुलना डीडी कोशाम्बी ने राजस्थान में जो पुष्कर स्थल है, राजस्थान में जो पुष्कर स्थल है इससे की है। अजमेर में पुष्कर नामक स्थल से डीडी कोशाम्बी ने इस मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की तुलना की है। और जॉन मार्शल ने इसे एक आश्चर्यजनक संरचना बताया है। जॉन मार्शल ने इसे एक आश्चर्यजनक संरचना बताया है। तो ये था मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। इसका भी आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। इसके बाद में अन्य जो स्थल है वो यहाँ से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति हमें प्राप्त होती है, और कुबड़दार बेल का खिलौना हमें यहाँ से प्राप्त होता है, और पशुपति शिव की मूर्ति भी हमें मोहनजोदड़ो नामक स्थल से प्राप्त होती है। यहाँ की जो सड़कें थी वो एक दूसरी सड़क को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। इनके बीच की जो चौड़ाई थी सड़कों की वो थी 9.15 मीटर, जिसे राजपथ कहा जाता था। ये राजपथ कहलाती थी। इसके बाद में यहाँ पर हमें सर्वाधिक मात्रा में मोहरें प्राप्त होती है। सर्वाधिक मात्रा में हमें मोहरें प्राप्त होती है। तो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, कुबड़दार बेल, पशुपति शिव की मूर्ति, सर्वाधिक मात्रा में मोहरें प्राप्त होती है।
और यहाँ की जो सड़कें थी वो एक दूसरी सड़क को 90 डिग्री के यानी समकोण पर काटती थी और इनके बीच की जो चौड़ाई थी वो 9.15 मीटर थी, जिसे राजपथ कहा जाता था। तो आज हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में अध्ययन किया। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मोबाइल्स के अंदर जितने भी ग्रुप बने हुए हैं उनमें शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो मित्र हैं, पढ़ने वाले हैं, कक्षा 9 से 12 तक MA BA के जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं इस चैनल से ज़रूर जोड़िए। इसी के साथ धन्यवाद।